नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बागी कांग्रेस नेता कलिखो पुल बने अरुणाचल के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी के 11 विधायकों का बाहर से समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने विधानसभा भंग होने की जताई आशंका। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेताओं की आज बुलाई बैठक। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सत्र की रणनीति को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी। हरियाणा में हिंसक हुआ जाट आंदोलन। रोहतक भिवानी में कर्फ्यू। 9 जिलों में सेना तैनात। 6 जिलों में इंटरनेट और SMS सेवा बंद। अदालत के भीतर कन्हैया पर हमला। पूर्व नियोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। पुलिस ने जबरन लिखवाई चिट्ठी। लेफ्ट, JDU और NCP की राष्ट्रपति से दखल की मांग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज KP शर्मा ओली की मुलाकात। पनबिजली, मधेशी और नेपाल के पुनर्निर्माण पर होगी चर्चा। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में 2 महीने तक चले राजनीतिक संकट के बाद बागी कांग्रेस नेता कलिखो पुल ने कल रात मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पुल को राज्यपाल JP राजखोवा ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। 48 साल के कलिखो पुल की सरकार को 19 बागी कांग्रेस विधायकों का समर्थन के अलावा बीजेपी के 11 विधायकों का बाहर से और 2 निर्दलीयों का भी समर्थन हासिल है। शपथ ग्रहण के बाद पुल ने बताया कि समर्थन करने वाले विधायकों से सलाह मशविरा के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने यह आशंका जताई है कि नई सरकार राज्य में ताजा चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए विधानसभा को भंग कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सरकार गठन का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके बाद राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। राज्य की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। Controversies were created by some people having vested interests, and they were even trying to mislead the Honorable Supreme Court by giving false information. Then Mr. Tuki or any other leader should have made a claim to the governor, who is the appointing authority. No such claim was made. नबाम तुकी भी हमारे साथ मिलके हम काम करेंगे। हम लीडर से थोड़ा पार्टी बड़ा पार्टी है, छोटा मोटा जो मतभेद होता है, डिफरेंसेस होता है, वो इनर डेमोक्रेसी है, वो हमेशा होता है। तो जब वो डिसिडेंसी में तब भी हम लोग साथ दिया, तभी हमने डिसिडेंसी हमने कोई क्रिएट नहीं किया। हम लोग जस्ट जो अपना जो यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है स्टेट लेवल में, अपना जो PCC लेवल में जो हम लोग ने असेंबली में, CLP में और कैबिनेट में जो रेस किया है उसको सुनवाई नहीं हुआ है। उसके लिए केवल हम लोग AICC जो हाई कमांड्स के सामने हम इश्यूज को रखने के लिए गया है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के बीते 2 सत्र लगातार अवरोध के मद्देनजर बाधित रहे थे और इसी के मद्देनजर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभापति ने सभी दलों को बातचीत के लिए बुलाया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। गतिरोध को तोड़ने के लिए बुधवार को सभापति ने राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक भी की थी। संसद के लगातार बीते 2 सत्रों में अवरोध की वजह से सरकार अपने आर्थिक एजेंडे से जुड़े कई विधेयकों को पारित कराने में नाकाम रही है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आज बजट सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति तय करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की ओर से बुलाई गई बैठक के ठीक बाद होनी है। JNU छात्र नेता कन्हैया कुमार की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की खुदकुशी और अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सख्त है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू ने सोमवार को अलग अलग सर्वदलीय बैठकें बुलाई हैं। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अदालत परिसर में JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं।
आयोग की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कन्हैया कुमार पर अदालत परिसर में हमला संगठित और पूर्व नियोजित लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहना है कि कन्हैया कुमार की जिस खत को पुलिस ने जारी किया था वो खत उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कन्हैया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया और अदालत में पेशी से पहले बयान जारी करवाया गया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई और इसी बीच वामदल, आरजेडी, जेडीयू और एनसीपी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे दखल की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि इस तरह के मामलों में याचिकाकर्ता को पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सुनवाई करेगा तो ये संदेश जाएगा कि बाकी अदालतें फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, आपको जो है किसी तरह की भी यहाँ भारत सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली जो पुलिस है उन्होंने आश्वासन दिया किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगी और आप अपनी बेल एप्लीकेशन जो कानून के प्रावधान में है 439 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट जाइए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर कन्हैया कुमार को जमानत मिल जाती है तो भी मौजूदा हालात को देखते हुए उसे सुरक्षा दी जाएगी। अगर चूंकि कन्हैया एक कंट्रोवर्शियल केस में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि उसके लिए हमें कुछ सुरक्षा देनी पड़ेगी अगर उसकी बेल हो जाती। उधर कथित रूप से देशद्रोही नारे लगाने वालों के खिलाफ वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट से मार्च निकाला। वकीलों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय सम्मान का, हमारे देश का आदर नहीं कर सकती, उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण मार्च निकालकर हमें संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप इस देश के खिलाफ होंगे तो आपके खिलाफ खड़े होने के लिए हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। जेएनयू मामला राजनीतिक गलियारों में भी लगातार गूंज रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस और सीपीआई केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देशभक्ति के लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ये इसके अंदर जो खून है ना, ये नेशनल और मुझे आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से कोई रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं। मेरे परिवार के 2 लोग मरे हैं, आतंकवादियों ने उनको मारा है जी, और मेरे खून के अंदर पेट्रियटिज्म। ऐसी ताकतें हैं जो देश में बिखराव और टकराव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, अलगाववाद और आतंकवाद की मानसिकता से काम कर रही हैं। उनके खिलाफ देश का आक्रोश है। अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो निश्चित तौर से आपको बार बार ये बताना पड़ेगा देश को कि, और डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा कि मेरा जो है वो देश प्रेम जो है मेरा डीएनए में है। कन्हैया की जमानत पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। कन्हैया इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। नवविक्रम सिंह, विपिन चौहान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और पटियाला हाउस अदालत ने पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। गिलानी को गुरुवार को ही अदालत ने गिलानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। गिलानी पर देश विरोधी नारे लगाने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। 10 फरवरी को दिल्ली के प्रेस क्लब में अफजल गुरु के समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम में नारे लगाए गए थे। हरियाणा में जाट आंदोलन उग्र होने के बाद रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 9 जिलों में सेना तैनात कर दी गई है। रोहतक में पुलिस गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। केंद्र ने 3300 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्र ने मामले से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को जाट समुदाय का आंदोलन हिंसक हो गया। आंदोलनकारियों को काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों को गोलियां चलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगा दी और कई गाड़ियों को फूंक डाला। मॉब में से किसी व्यक्ति ने देसी कट्टे से एक बीएसएफ के जवान पर गोली चलाई
जो बीएसएफ के जवान को गोली लगी और बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। रोहतक में धारा 144 लगाने के बाद शुक्रवार को इंटरनेट और एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई। आंदोलनकारी जगह जगह रेल पटरियों और सड़कों पर बैठे हैं। हरियाणा रोडवेज ने कई सेवाएं रोक दी हैं। रेलवे के मुताबिक 550 से ज्यादा रेलगाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। कई जिलों में स्कूल और बाजार भी बंद हैं। सरकार की अपील के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। हमें डिमांड यही है कि स्टेट लेवल पे जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है 27% जो रिजर्वेशन है उसमें हमें शामिल किया जाए और बिल पेश करके दिया जाए, और सेंटर में जो अदर बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है उसमें जाट कास्ट को इंक्लूड किया जाए। इससे पहले चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सभी दलों ने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए हमने एजिटेशन के लोगों को भी कहा है कि प्रारूप तैयार करिए। विपक्ष से भी सुझाव मांगे हैं, उधर से उन्होंने भी लिखित सुझाव देने की बात हमको कही है, लेकिन हम अपनी ओर से सरकार की ओर से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और यदि सहमति बनती है तो अगले सत्र में हम लेकर के आएंगे। कांग्रेस और आईएनएलडी ने आरक्षण में सबका ध्यान रखने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। जो हमारा आइडियल वो था रिजर्वेशन का, जो सर्व मान्य था, सर्व जातीय मान्य था, उसके आधार पे जो है इसका समाधान निकाला जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो और लाभ सबको मिले। हमने कहा है सरकार को कि आप सत्र बुलाएं, सत्र बुलाकर उसके अंदर आप एक बिल लेकर आए, बाकी उस पर फैसला क्या होना है वो सरकार बताएगी। हमने अपना जो निर्णय था उनको बता दिया और शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों से अपील करते हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा कि वो जाट आरक्षण के लिए नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। माहौल उग्र नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, अपील करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी पहले से इस पक्ष में है। कुछ कानूनी तकनीकी खामियों की वजह से आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त हुआ। सरकार इसके उपाय खोज रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा कोई उपाय हमें मिलेगा जिससे जाट आरक्षण दोबारा लागू हो सके। जाट समुदाय ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहा है। यूपीए सरकार ने 2014 में जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर हैं। मधेशीय संकट के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों के मद्देनजर इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। ओली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच पनबिजली और भूकंप से पुनर्निर्माण में भारत के सहयोग पर बातचीत होने की उम्मीद है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पत्नी राधिका शाक्य और वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे।
दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री के रूप में ओली की ये पहली विदेश यात्रा है। This would be his first visit abroad after taking over as Prime Minister in October 2015. It would also be the first bilateral visit of a Nepali Prime Minister to India since Baburam Bhattarai's visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को उनकी अहम बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच उलझने वाले मामलों से लेकर विकास के क्षेत्र में सहयोग के सभी मुद्दे उठेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिल्ली के बाद भुज जाएंगे, जहां वे गुजरात में आए भूकंप के बाद हुए पुनर्निर्माण के काम का जायजा लेंगे। नेपाल भी भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के संघर्ष से जूझ रहा है। Prime Minister of Nepal will leave for Bhuj in Gujarat. He'll be meeting the Gujarat government officials. He'll visit the relocation site. Basically, this is to understand how we did earthquake reconstruction. दिल्ली में वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के अलावा अन्य दलों के राजनेताओं से भी सलाह मशवरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो मुंबई में व्यवसायियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारत और नेपाल के रिश्तों में प्रधानमंत्री ओली की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री ओली अपनी पहली यात्रा पर चीन जाना चाह रहे थे, लेकिन चीन ने इशारों में उन्हें संकेत कर दिया कि नेपाल में वह भारत का विकल्प नहीं बन सकते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री ओली दिल्ली आए हैं तो उन्हें चाहिए कि मधेसियों के साथ अपने मतभेदों को दूर कर नेपाल को स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। नेपाल ने नए संविधान के तहत प्रांतों की राजधानी तय करने के लिए राजनीतिक समिति का गठन किया है। गुरुवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में 11 सदस्यों की समिति बनाने का फैसला हुआ। इसकी अगुवाई उप प्रधानमंत्री कमल थापा करेंगे। समिति में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट समेत सभी दलों के नेताओं को शामिल किया जाएगा। समिति को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। मधेसी प्रांतों की सीमा नए तरीके से तय करने और संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व के लिए 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। मधेसी संगठनों ने इसे एक तरफा बताकर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा को सफल बनाने के लिए ये ऐलान किया गया है। और पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। इसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत किसी आरोपी का नाम नहीं है। भारत कहता रहा है कि मसूद ने ही हमले की साजिश रची थी। यह एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ गुरुवार को पंजाब प्रांत के गुजरावाला में आतंकवाद निरोधक विभाग ने दर्ज की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की ओर से दी गई जानकारियां इसमें शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस और न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के लिए एफआईआर जरूरी थी। पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी को हमला हुआ था। इसमें 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि सभी आतंकी मारे गए थे। हमले के बाद पाकिस्तान से होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता स्थगित हो गई है और इसी बीच भारत ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। अगर माओवादी हिंसा छोड़ते हैं तो उनसे बातचीत हो सकती है। ओडिशा के कोरापुट में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल इसका ऐलान किया। गृह मंत्री यहां माओवादी पीड़ित इलाकों का दौरा करने आए थे। इससे पहले भुवनेश्वर में उन्होंने सुरक्षा बलों और राज्य अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियान की 2 घंटे तक समीक्षा की। उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। रायबरेली और अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को स्थानीय लोगों और किसानों से मुलाकात की। महंगाई पर काबू पाने के मामले में राहुल गांधी ने सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि जनता अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को दाल रोटी की भी समस्या होने लगी है। दाल कितने रुपए की है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए की दाल है। प्रधानमंत्री बने थे, कहा था दाम कम करूंगा। इतिहास में 200 रुपए दाम कभी नहीं हुआ दाल का। 70 से 200 पहुंचे। सरकार 26 फरवरी को वित्तीय साल 2016-17 का बजट संसद में पेश करेगी। इस बजट में लोगों की नजर रक्षा क्षेत्र पर होने वाले प्रस्तावित खर्च पर रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकती है। 10 लाख सैन्य कर्मियों के साथ भारत दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सेना की जरूरतों के अलावा आंतरिक और बाहरी खतरों के मद्देनजर सैन्य बजट बढ़ाने की मांग लगातार होती रही है। सैन्य जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सैनिक साजो सामान आयात करने वाला देश है। Make in India announcement, what started happening is all the programs which the government today is taking a decision, decisions are being made in favor of Indian private industry. We certainly see an increase on defense budget. On an average, if we look at the long-term trends, defense budgets do grow about 10 to 12% every year. भारत के सैन्य बजट का 70 से 80% हथियारों की खरीद पर खर्च होता रहा है। हालांकि पिछले 2-2.5 साल में इसमें 60% तक कमी आई है। सरकार अगले 5 साल में सैन्य आयात को कुल रक्षा बजट का 50% से नीचे लाने की कोशिश में है। But that's unlikely to happen in a very short term. That's going to happen over a medium to long term. Because even if you start setting up manufacturing processes for making the defense equipment, it'll take a while. Money will be spent on acquiring equipments which are manufactured within the countries. इस साल भारत का रक्षा खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है। सरकार चाहती है कि रक्षा जरूरतें पूरी करने में घरेलू उत्पादक मदद करें। इससे लंबे समय में सरकार और उद्योग दोनों को ही फायदा है। पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी। और लीबिया में आतंकी संगठन आईएस को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों में 40 लोग मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक त्रिपोली से 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सेम्ब्राटा में आईएस के प्रक्षेपण शिविर और ट्यूनीशिया के आतंकी सरगना नूरुद्दीन शुशानी को निशाना बनाया गया है। नूरुद्दीन शुशानी ट्यूनीशिया में पिछले साल हुए 2 आतंकी हमलों से जुड़ा बताया जाता है। आईएस पिछले साल से लीबिया में सक्रिय हो गया है। अमेरिका का अनुमान है कि लीबिया में आईएस के करीब 6000 लड़ाके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका लीबिया में हमले जारी रखेगा। उत्तरी कैमरून में सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। ये आत्मघाती हमले बाजार और स्कूलों को निशाना बनाकर किया गया। हमले में जख्मी 100 से ज्यादा लोगों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। कैमरून के फार नॉर्थ गवर्नर एम बकारी के मुताबिक हमलावर बाजार में खान पान की चीजों के फुटकर विक्रेता बनकर आए थे। वहीं 2 हमलावरों ने टोकुम्बेर के एक स्कूल को निशाना बनाया। दोनों हमलावरों ने स्कूल से करीब झाड़ियों में खुद को उड़ा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 21 मार्च को 2 दिन के दौरे में क्यूबा जाने वाले हैं। ये पिछले 88 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली क्यूबा यात्रा होगी। क्यूबा के साथ अमेरिका के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति ओबामा की क्यूबा नीति का विरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट करके अपनी क्यूबा यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर संदेश में लिखा कि क्यूबा के साथ कई मुद्दों पर अभी भी अंतर्विरोध है, लेकिन उन्हें दूर करने की कोशिश होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक क्यूबा और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। We want the links between Cubans and Americans and the links between our businesses and the engagement between our countries to gain such momentum that there's an inevitability to the opening that's taking place and to the increase in activity between our countries. क्यूबा में भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर उत्साह दिख रहा है। Ojalá vaya por lo más sagrado que tenemos, puedan entenderse ambos presidentes y que ओबामा प्रशासन ने दिसंबर 2014 में ही साम्यवादी देश क्यूबा के साथ संबंध बहाल करने की पहल की थी। दोनों देशों के बीच आधी सदी के बाद जुलाई 2015 में कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए थे, लेकिन देश में अब रिपब्लिकन विरोधियों ने बराक ओबामा की क्यूबा नीति पर सवाल उठा दिए हैं। Listen, ma'am, you are absolutely right. It is shameful, and President Obama for 7 years, his pattern has been to ignore, to alienate, and abandon our friends, and to coddle and appease our enemies. इससे पहले जनवरी 1928 में अमेरिकी राष्ट्रपति कॉल्विन कूलिज ने क्यूबा की यात्रा की थी। क्यूबा और अमेरिका ने संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया के तहत मंगलवार को ही नागरिक उड्डयन पर एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच नियमित वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। ये पिछले 5 दशक से भी अधिक समय में पहली बार होने जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में मशहूर अंग्रेजी की लेखिका हार्पर ली का निधन हो गया। शुक्रवार को उन्होंने 89 साल की उम्र में गृहनगर मनरोविले में आखिरी सांस ली। यह अमेरिका के अल्बामा राज्य में है। 1960 में टू किल अ मॉकिंगबर्ड के प्रकाशन के साथ ही हार्पर ली पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। इस उपन्यास के लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। रंगभेद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास दुनिया भर में लोकप्रिय है। पिछले साल तक इस उपन्यास की 4 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। 1962 में इस उपन्यास पर बनी फिल्म को निर्देशित और पटकथा का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। बागी कांग्रेस नेता कलिखपुल बने अरुणाचल के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी के 11 विधायकों का बाहर से समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने विधानसभा भंग होने की जताई आशंका। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेताओं की आज बुलाई बैठक। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सत्र की रणनीति को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी। हरियाणा में हिंसक हुआ जाट आंदोलन। रोहतक भिवानी में कर्फ्यू। 9 जिलों में सेना तैनात। 6 जिलों में इंटरनेट और SMS सेवा बंद। अदालत के भीतर कन्हैया पर हमला। पूर्व नियोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। पुलिस ने जबरन लिखवाई चिट्ठी। लेफ्ट, JDU और NCP की राष्ट्रपति से दखल की मांग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज KP शर्मा ओली की मुलाकात। पनबिजली, मधेशी और नेपाल के पुनर्निर्माण पर होगी चर्चा। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।